नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें आपको बताएंगे कि इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म और अब मतदान है जारी, आने लगे हैं आंकड़े। और इसी बीच लालू यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। और आपको बता दो दोस्तों, हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान शुरुआती रुझानों से ही होना शुरू हो गया है। और ऐसे में सीधा सीधा रिएक्शन देते हुए लालू यादव ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और यहाँ पर हरियाणा के जो एग्जिट पोल और जो अब नतीजे आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की पराजय है, ऐसा कहना है लालू यादव का। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस की पहली बैठक हो चुकी है। नतीजों के बाद सरकार बनाने के लिए किन किन दलों को दिया खुला ऑफर, सब कुछ आपको बताएंगे। जबरदस्त हलचल जम्मू कश्मीर में मच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर गठबंधन से सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेंगे, राहुल गांधी ने दिया बयान। इसके साथ आपको बताएंगे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत से बोले पवन खेड़ा, हिंदू आपसे खतरे में, इस्तीफा दें। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव के नतीजों के बीच प्रशांत किशोर ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। कहा नीतीश कुमार की जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आज शाम तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स अब नतीजों में बदल रहे हैं। एक एक कर यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है। और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। और इसी को लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद अब लालू यादव ने पहला रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और अब इस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ पर कांग्रेस की पहली बैठक शुरू, सरकार बनाने के लिए कई दलों को खुला ऑफर, जम्मू कश्मीर में हलचल तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के दावे ठोक रही थी, उसी बीच जो ओपिनियन पोल आए, एग्जिट पोल आए और अब जो नतीजे आ रहे हैं वो उसके विपरीत हैं। और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने पहली बड़ी बैठक बुला ली है और कई दलों को सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनकर आ रही है, जिसमें यहाँ पर नेतृत्व कांग्रेस का रह सकता है। और ऐसे में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये अभी बैठकों में तय होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है और नतीजे भी धीरे धीरे शाम तक और ज़्यादा स्पष्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा के होने लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में समावेशिता और समानता की जरूरत पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस बहुजन को हिस्सेदारी और अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित किचन के अपने दौरे का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में वो खाना बनाने के में मदद करते देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा साहू पटेल जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे जी और अंजना तुकाराम संदे जी के साथ एक दोपहर बिताई। उनका कहना था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी और हर भयांची भाजी और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। दोस्तों, दलित के किचन में जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वो खाना बनाया है और इसके बाद बड़ा बयान दिया है कि बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे। अगर आपको भी ये बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से बोले पवन खेड़ा, हिंदू आपसे खतरे में, इस्तीफा दें। जी दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में टीवी चैनल्स मोदी की जगह नड्डा और सैनिक की तस्वीर दिखा रहे हैं।
हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है। यही नहीं, ये लोग जम्मू कश्मीर में भी हार रहे हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन्हें जो षड्यंत्र करना है करें, वो हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने मोहन भागवत के बयान पर भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भागवत सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दें और किसी दलित या आदिवासी को संघ प्रमुख बनने दें, फिर जाति की समानता की बात करें। हिंदू खतरे में है तो आपसे खतरे में है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कई शहरों में ड्रग्स की बरामदगी, मुद्रा पोर्ट से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वहां से निकल कैसे रहे हैं। आप सांसद पर ईडी के छापे को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी की एडवांस पार्टी है। उन्होंने झारखंड में एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी को भटकाने दीजिए, लोगों को पता है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और मोहन भागवत को यहाँ पर घेर लिया है और साथ ही साथ कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही जो टीवी चैनल है उन्होंने मोदी जी का जो चेहरा है वो हटा के सीएम नायब सिंह सैनी और तमाम अन्य नेताओं का चेहरा डालना शुरू कर दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि हरियाणा बीजेपी हार रही है और इसकी जो ठीकरा है वो भी वहाँ के नए मुख्यमंत्री पर ही, पूर्व मुख्यमंत्री जो हो चुके होंगे उन पर थोपा जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार की ओर से दावा किया गया है कि 220 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनेगी। इस दावे पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। पीके ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ें या महागठबंधन के साथ लड़ें। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वह नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। सोमवार को जन स्वराज की ओर से बयान जारी किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 220 सीटों पर जीत वाला दावा किया है। इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं, उन्हें कोई कंधा नहीं उठा सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जन स्वराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने फिर साधा मोदी सरकार का निशाना, पूछा जनगणना में देरी क्यों कर रहे हैं पीएम। जी हां दोस्तों, जनगणना में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि केवल जाति गणना के माध्यम से ही शिक्षा और रोजगार में पूर्ण और सार्थक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि अपने राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक उथल पुथल के बीच श्रीलंका ने अभी घोषणा की है कि 2012 में की गई उसकी नवीनतम जनसंख्या और आवास जनगणना सोमवार से शुरू होगी। रमेश ने एक्स पर लिखा कि राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक उथल पुथल के बीच श्रीलंका ने अभी घोषणा की है कि अपडेटेड जनसंख्या एवं आवास जनगणना आज से शुरू होगी। 2012 में वहां आखिरी बार जनगणना हुई थी। भारत में इसे लेकर क्या हो रहा है? दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अभी भी इसके होने के कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी 2011 की जनगणना से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से 10 करोड़ से अधिक भारतीयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने ड्रग्स वाले बयान पर पीएम मोदी को घेरा, कहा गुजरात में जब्त नशे की खेप के बारे में भी बोलना चाहिए। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पलटवार किया कि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी को गुजरात में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ जब्त होने के बारे में भी बोलना चाहिए। संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर यह दावा करने के लिए भी पलटवार किया कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुंबई मेट्रो 3 लाइन का काम रोक दिया था। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि RA1 को बचाना चाहती है। और यहाँ पर शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर गए मोदी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार काम को केवल
रोकना जानती है। दोस्तों, मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी मुंबई के आरे इलाके में वन क्षेत्र को बचाना चाहती थी। हमने कभी किसी विकास कार्य का विरोध नहीं किया। महाविकास अघाड़ी सरकार ने आरे में मेट्रो 3 कार शेड पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि इससे वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस पर मादक पदार्थ को लेकर लगे आरोपों पर शिवसेना नेता ने कहा कि मोदी 10 साल से सत्ता में है, वो कांग्रेस पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या वो 10 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे? दोस्तों, राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मोदी महाराष्ट्र में जितना अधिक चुनाव प्रचार करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतनी ही अधिक सीटें हार जाएगी। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स फटाफट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जहां पर आपको बता दें कि चुनाव के बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा, पिछली बार बीजेपी 40 पर रुक गई थी और इस बार, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन महज 40 सीटों पर आकर रुक गई थी। अब 50 सीटों पर जीत की बात कर रही है, लेकिन इस बार कहां आकर रुकेगी ये देखना होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और अब हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी की बी टीम हैं। बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। लोग ऐसे उम्मीदवारों को नकार रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार कांग्रेस 60 से ऊपर सीटें लाएगी, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा की जनता का बुरा हाल कर दिया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही दावा किया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। यहाँ सरकार कांग्रेस की बन रही है। वोटर टर्नआउट को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात की। जो रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से मतदान अच्छा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से मिलने नहीं दिया तो करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक ने दिया अल्टीमेटम। जी दोस्तों, लद्दाख की जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की उनकी मांग पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद उन्होंने शनिवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि जब हमें राजघाट ले जाया गया और आश्वासन दिया गया कि हमें देश के शीर्ष 3 मंत्रियों में से एक से मिलने की तारीख मिलेगी, तो हमने 48 घंटे बाद अपना भूख हड़ताल वापस ले लिया, लेकिन अब तक हमें कोई तारीख नहीं मिली है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे। वांगचुक 1 महीने पहले शुरू हुई दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और इस पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था। ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 4 साल से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वांगचुक दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कहां करेंगे। वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें जंतर मंतर पर अनशन के लिए जगह मुहैया कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अनुरोध किया है कि वो उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराएं। इससे पहले सोमवार को सिंधु बॉर्डर पर सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर ले जाया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। बुधवार की रात को गृह मंत्रालय से मिले आश्वासन के बाद वांगचुक और 150 से ज़्यादा लोगों ने राजघाट पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर दिया था। 1 सितंबर को वांगचुक ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने के लिए दिल्ली चलो पदयात्रा शुरू की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने सड़कों के गड्ढों का उठाया मुद्दा, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गाजीपुर में बुधवार को सड़क पर पड़े गड्ढे के कारण असंतुलित पहिया वाहन से गिरने से हुई एक महिला की मौत को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार 7 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाई है। हर साल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट जारी होता है, फिर उसकी लूट हो जाती है, सड़कें जिसकी तस रह जाती हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों के कारण प्रदेश में हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूट हुई है और इस सरकार में विकास
कार्य ठप है। बजट के पैसे का बंदरबाट हो रहा है और इस सरकार में अब तक कई लोग सड़कों के गड्ढों के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। भाजपाई और ठेकेदार इसे अवसर मानकर जश्न मनाते हैं। इस सरकार में हो रहे हर निर्माण कार्य में भारी लूट हो रही है। मुख्यमंत्री जी अब तक अपने पूरे कार्यकाल में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उसके नाम पर ना जाने कितने बार तारीख दे चुके हैं, लेकिन भ्रष्ट सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री के आदेश कागज पर सीमित और बेअसर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजय राय ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत, बोले राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने शुक्रवार को इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पार्टी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पक्षधर है। इस कार्यक्रम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास होगा और आधी आबादी राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने के लिए लोग इस दिन का कर रहे थे इंतजार। कांग्रेस सांसद सैलजा ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने शनिवार को कहा कि हरियाणा के लोग राज्य में मौजूदा सरकार को बदलने और उनकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हिसार जिले में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले भी लोगों में ये रुझान देखा है। वो शासन बदलने और कांग्रेस सरकार चुनने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सिरसा में कांग्रेस सांसद ने मतदाताओं से हरियाणा में अपना भविष्य तय करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। ये पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगी, सैलजा ने कहा कि ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सैलजा ने कहा कि उन्हें अपनी वरिष्ठता के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है तथा हर कोई जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। सैलजा ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में कथित अंदरूनी कलह से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को व्यवस्थित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पिछले 10 वर्षों से आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा नेता अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर सैलजा ने कहा कि चुनाव के दौरान लोग आते जाते रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सौरभ भारद्वाज ने पकड़े भाजपा एमएलए के पैर। विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठी सीएम आतिशी। मार्शल बहाली पर हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बस मार्शल की बहाली के मुद्दे पर शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शल की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उनको रोका। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। वहीं दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी विधायकों और बस मार्शलों को राजनिवास रोड से हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली कराया है। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। जनता की अदालत लगाने से पहले केजरीवाल मार्शल की अदालत लगा लेते। आम आदमी पार्टी के ड्रामे से पहले ही हमने माननीय उपराज्यपाल से मार्शल की मुलाकात कर दी थी। दोस्तों, दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था। हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में समझाया कि ये एलजी के अधीन आने वाली सेवा मामले के अंतर्गत आता है, लेकिन बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहीं थी। बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बस मार्शल को नियमित करने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ आने के बाद भी बीजेपी विधायक एलजी से उसे कैबिनेट नोट को पारित करने के लिए कहने के लिए तैयार नहीं थे। ये बस मार्शल के साथ विश्वासघात है। कैबिनेट द्वारा जो काम किए जाने थे, बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करना, वो किए जा चुके हैं। अब बीजेपी को उन्हें नियमित करना है और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर आवंटित करना है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी
के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति ना करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ भेंट किए जाएंगे।